प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बढ़िया हो, बढ़िया चल रही है तैयारी। कल का टेस्ट भी बढ़िया था। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा टॉपिक होगा कैग। इसके बाद होगा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। घबराना बिल्कुल भी मत बच्चों, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। प्रज्ञान को थोड़ा आराम है बेटा प्राची, और थैंक यू सो मच, लव यू यार आप सभी को कि आप उसका इतना ध्यान रखते हो, पूछ लेते हो बीच बीच में कैसा है बच्चा। ठीक है, आई एम फाइन बच्चों। तो सवाल मैं आज आपको सबसे पहले लेकर आता हूं भारत का महान्यायवादी। बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये कहता है साथियों, अब जरा बातचीत मत करो। अब कोई बच्चा बातचीत ना करे। कोई ऐसा बच्चा जो आज पहली बार क्लास में आया हो? कोई ऐसा बच्चा जो आज हमारी क्लास में पहली बार आया हो? कोई नहीं है? तो चलो ठीक है। अगर कोई है भी, अगर कोई है भी तो वो भी बच्चा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये टॉपिक बहुत प्यारा है। देखो, मैंने आपके सामने एक टॉपिक लिखा और जिसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। ये कौन होता है भारत का महान्यायवादी? पूजा, ये भारत का महान्यायवादी कौन होता है, पहले ये बताओ। बच्चों, जो भारत का महान्यायवादी होता है ये लीगल एडवाइजर होता है, ये कानूनी सलाहकार होता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन सा है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार है वो भारत का महान्यायवादी होता है, लीगल एडवाइजर। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है। अब जरा रुको एक मिनट दोस्तों, इस व्यक्ति को पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस व्यक्ति को भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अमन वर्मा, जरा ध्यान से सुनो। ये हमारे देश का लीगल एडवाइजर होता है और इसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा पावर है। जैसे कि मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा एजीआई, मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा एजीआई। बच्चों, देश में इसे बोलते हैं एजीआई और राज्यों में इसे क्या बोलते हैं? राज्यों में इसे बोलते हैं एजी, यानी कि एडवोकेट जनरल। ध्यान से सुनो, इसे देश में बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई एम रियली सॉरी बच्चों, इसे बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पे देखो, इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। बात क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछे कि सर देश में क्या बोला जाता है, किसी कंट्री में क्या बोला जाता है, तो कंट्री में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य में क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। उम्मीद करता हूं पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि देश में क्या बोला जाता है, राज्यों में क्या बोला जाता है। क्लियर होगी? दूसरा सवाल आता है कि सर इनको अपॉइंट कौन करता है। जब अपॉइंट की बात आती है तो देश की बात आती है दोस्तों, देश में अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। देश में अपॉइंट कौन करते हैं? सर प्रेसिडेंट। और राज्य में अपॉइंट कौन करते हैं? तो बच्चों राज्यों में अपॉइंट करते हैं गवर्नर। राज्य में अपॉइंट करते हैं बच्चों गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ये करते हैं राज्यपाल और ये करते हैं राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं
कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ गवर्नर अपॉइंट करते हैं, मतलब राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, और यहाँ राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है, सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है? हाँ जी, पार्थ द्विवेदी वही क्लास है। सबसे बड़ी पावर की जो बात की जाती है, हाँ, फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिएगा। फुल फॉर्म होती है बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये होती है। दूसरा ये होती है एडवोकेट जनरल। अब बच्चों, आपने कहा सर पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप कहोगे सर राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है। ये देखो जरा, चलो मैं लिख देता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी इसे बोलते हैं बच्चों एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता, अधिवक्ता। अब दोस्तों आपको 3 से 4 सवाल पता लग गए, और वो 3 सवाल क्या होते हैं? सर कैग की फुल फॉर्म क्या होगा? कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन पहले मुझे ये टॉपिक पढ़ाने दो, बाद में कंट्रोलर भी पढ़ा देंगे। दोस्तों आप एक बात बताओ, आपने कहा सर देश में राष्ट्रपति पावरफुल होते हैं, कैसे पावरफुल होते हैं भैया जरा बताओ। दोस्तों ये हमारे देश की पार्लियामेंट है, ये हमारे देश की क्या है? ये हमारे देश की पार्लियामेंट है, जिसमें एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा, और एक तरफ है प्रेसिडेंट, एक तरफ है प्रेसिडेंट। बच्चों क्या आपको लोकसभा या राज्यसभा में जाने का राइट है? सोनू, ऋषि, पूजा, विक्की, अनिल, क्या आप में से किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में या राज्यसभा में जाने का राइट है? बताओ। अगर किसी को राइट हो तो आप लोगों का जवाब आएगा सर नो, नेवर। यहां पर वही व्यक्ति जा सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है। अब क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है? क्या राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का पार्ट है? बताइएगा, क्या राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का पार्ट है? तो आप बोलते हो सर पार्ट है, और वो भी इंटरनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इंटरनल पार्ट है। ये भी बात हमारी क्लियर होगी। जब इंटरनल पार्ट है बच्चों, तो क्या वो व्यक्ति जा सकता है जो इसका मेंबर ना हो? इसका मतलब उसके कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका मेंबर ना हो और इसमें जा सकता है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर होगी। सुनिएगा, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इनका मेंबर नहीं है, जो इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इसमें जा सकता है, तो इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा होगी। भाई राष्ट्रपति तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो यहाँ का मेंबर नहीं है, फिर भी आ सकता है। बच्चों वो कौन है? वो होता है एजीआई, वो होता है एजीआई। एजीआई के पास में इतनी बड़ी पावर होती है, ये आपकी लोकसभा में भी जा सकता है, ये राज्यसभा में भी जा सकता है, ये राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये हमारी संसद में बैठ भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन बस एक काम नहीं कर सकता, ये वोट नहीं डाल सकता। क्या यूज नहीं कर सकता? वोट नहीं डाल सकता, ये वोट नहीं डाल सकता संसद में जाकर। बाकी ऐसा व्यक्ति, सवाल आता है पेपर में, सवाल ये आता है कि ऐसा कौन मेंबर है, ऐसा कौन व्यक्ति है भारत में जो ना तो लोकसभा का मेंबर है, ना राज्यसभा का मेंबर है, ना राष्ट्रपति का रिश्तेदार है, फिर भी लोकसभा में जा सकता है, बैठ सकता है, आ सकता है, घूम सकता है, बातचीत कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। वो कौन है बच्चों? वो होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा चुना गया महान्यायवादी, जिसको अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके मन में ये डाउट नहीं आया कि ये वोट क्यों नहीं डालता? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वोट क्यों नहीं डालता? बोलो, आना चाहिए यस या नो? भाई आना चाहिए आपके मन में भी कि ये वोट क्यों नहीं डालता। बेटा इसलिए वोट नहीं डालता क्योंकि इसको नॉमिनेट कौन करता है? इसको नॉमिनेट कौन करता है आप बताइएगा? इसको नॉमिनेट कौन करता है? भाई नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये तो वही करेगा जो प्रेसिडेंट कहेंगे।
मान लो प्रेसिडेंट ने कहा नहीं तुम्हें वोट यहाँ नहीं डालनी, यहाँ डालनी है, तो ये ऐसे ही करेगा ना जैसे राष्ट्रपति कहेंगे? नहीं। इसलिए बच्चों इसको रोकने के लिए मेरे प्यारे साथियों ये कहा गया है कि ये वोट नहीं डाल सकते, बाकी ये सारे काम करेंगे, बैठ जाएंगे, बोल जाएंगे, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। यही सवाल आता है पेपर में। बेटा यही सवाल आता है पेपर में। ये तो हो गया विदाउट पीडीएफ। आप पीडीएफ में देखिए भैया, अब मैं पीडीएफ की बात करूंगा दोस्तों। क्या हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये व्यक्ति? क्या ये व्यक्ति हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है? हाँ, ये लीगल एडवाइस ही तो देता है बेटा। ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। जहां तुम नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, भाई वही जाएगा जिस पे केस चल रहा है, जिसने किसी पे केस किया हुआ है। या तो अपराधी जाएंगे या गवाह जाएंगे, वो व्यक्ति जा सकते हैं, हम और तुम नहीं जा सकते। लेकिन बच्चों ये व्यक्ति वहां भी चला जाएगा। लेकिन अगर किसी जज ने, मान लो जज साहब ने ये कहा, भाई जज साहब हैं, इन्होंने डिसीजन दिया कि इस एक्स नाम के व्यक्ति को 15 साल की सजा दी जाती है, तो ये जज से ये नहीं कह सकते जी 15 नहीं 10 साल की सजा कर दो। मतलब जज की बारे में कुछ भी ये बातचीत नहीं कर सकते। अगर डिसीजन दे दिया तो डिसीजन दे दिया। तो बच्चों ये बताओ, एक तो मैंने आपको बताया है, अरे यार एजीआई की फुल फॉर्म क्या है, हजारों बार बता चुका हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। बोर्ड पे लिखिए, फिर भी ऐसे सवाल पूछते हो जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। इलॉजिकल सवाल होते हैं सारे तुम्हारे। ये गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, इसकी पावर इतनी होती है जितनी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पावर होती है। इसकी वो क्वालिफिकेशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। समझे कि नहीं समझे? समझते ही नहीं हो यार। चलिए कोई बात नहीं है। और हाँ, प्रेजेंट में जो आपके एजीआई हैं उनका नाम है आर वेंकट रमनी। उनका नाम है बच्चों आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकार होता है। तुम पीडीएफ से पढ़ो दोस्तों, पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। भारत का महान्यायवादी एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संघ की कार्यपालिका का अंग होता है। एजीआई एजीआई देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। एजीआई देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और इसे अपॉइंट कौन करते हैं? इसे अपॉइंट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कौन? सर जी राष्ट्रपति, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 76। अब एक बार जरा नोट कर लो इसे। ब्लैंक पेज पे जो मुझे पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं, अब इसको लिख तो लो। भाई लिखोगे तो पीडीएफ से ही, मैं तो समझाना चाहता, मैं समझा चुका हूं, यही समझाना है बस। अब लिखोगे तो आप पीडीएफ से। देखो मैंने तो एक पेज पे समझाया है, सिर्फ एक पेज, ये पेज तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन पीडीएफ से लिखना है तो पीडीएफ से इतने पेज लिखने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की बात आ रही है, तो दोस्तों देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर करती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सरकार की सलाह पर। और सरकार कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और बच्चों आर्टिकल क्या यूज होता है वहां पे? आर्टिकल क्या यूज होता है? आर्टिकल क्या यूज होता है? आर्टिकल नंबर 76। बच्चों दुनिया में सबसे टफ सब्जेक्ट अगर जीएस का कोई है तो वो पॉलिटी है। लेकिन मैंने इस पॉलिटी को आसान बना दिया सिर्फ आपके लिए। मैंने इस पॉलिटी को आसान बना दिया आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब एक बात और लिख लो, आर वेंकट रमणी, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के एजीआई हैं। ये प्रेजेंट में क्या है बच्चों? ये भारत के एजीआई हैं, आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब आप इतना सारा लिखना चाहोगे क्या? या शॉर्ट में मैंने बताया था कि उस व्यक्ति को एजीआई बनाया जाता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो।
आप बताओ बच्चों, एक तो बच्चों इसे पूरा लिखेगा, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, अर्थात भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 5 साल तक जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकील रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। क्या जरूरत है यार, मैंने एक ब्लैंक पेज पे आपको सब कुछ बता दिया था, सब कुछ A to Z चीजें, ईमानदारी से बता रहा हूं सब कुछ। आप कहोगे सर महान्यायवादी कौन बनता है? बेटा महान्यायवादी वो बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन नहीं पता? अंजलि कुमारी, करिश्मा तिवारी, मीर दानिश, आपको सब पता है? यस या नो? सर आप यूपीएससी वालों को पॉलिटी पढ़ाते हो? नहीं मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्दी। अब यूपीएससी की तरफ मूव करूंगा और तब पढ़ाऊंगा आपको। बात क्लियर होगी? तो अब आपको इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इतना बड़ा मत लिखना यार, बस आप एक वर्ड लिख लेना। अगर आप लिखो तो यहां पे लिख लेना एजीआई और यहां पे लिखना सीजीआई। एजीआई मतलब क्या होता है गुरुजी? एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन दोनों की क्वालिफिकेशन सेम होंगी, इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन होगी वो सेम होगी, इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन होगी वो बहुत आसान होगी बच्चों, बिल्कुल आसान। और मैं जो शॉर्ट में आपको बताता हूं ना, देखो एक ये पेज पूरा और आपकी पूरी पीडीएफ लास्ट होती है, मेरा शुरू का एक पेज और तुम्हारी पीडीएफ बराबर होती है, ठीक है ना। अगला देखो बच्चों, अगला पॉइंट मैं आपको लेकर आ रहा था यहां पर। एक पॉइंट और बता दूं पहले मैं आपको, जरा थोड़ा सा पीछे, इनका टेन्योर और बता दो, टाइम पीरियड कितना होता है, इनका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? अगर मैं इनका टेन्योर की बात करता हूं, कार्यकाल की बात करता हूं, टाइम पीरियड की बात करता हूं, तो बच्चों जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। लेकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब गुरुजी अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। अगर आप लोग ये बता रहे हो गुरुजी अगर इनका कोई फिक्स नहीं है, नोट फिक्स, नोट फिक्स, तो मतलब इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। आपको एक बात और बता दूं बच्चों, अगर एजीआई बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रखनी होगी, है ना। और अगर एजी बनना है तो हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रखनी होगी। ये अब आप सुन लो, यानी कि जो हमारा एडवोकेट जनरल होगा, जो एडवोकेट जनरल होगा वो हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रखेगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना, जो एजीआई होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रखेगा। एक बात और याद रखना कि राष्ट्रपति जब चाहे अपनी मर्जी से, भाई हटो अब के बाद तुम नहीं बनोगे, इन्हें अपनी मर्जी से राष्ट्रपति हटा सकता है। बच्चों 2 पद ऐसे हैं भारत में, एक तो राज्यपाल का और एक महान्यायवादी का। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा सकती है। आपने देखा होगा अब से करीब 1.5 साल पहले भारत में 13 राज्यों के राज्यपाल को एक साथ हटाया गया था। 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए थे या नो? क्या उनका सबका ही टाइम टेन्योर बराबर चल रहा था? सब एक साथ ही नॉमिनेट हुए थे? इनको हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, जब चाहे जब हटा सकते हैं राष्ट्रपति, जब चाहे राष्ट्रपति। अब ऐसा क्यों होता है इसका कोई लिखित हमारे पास प्रावधान नहीं है ताकि मैं आपको बता सकूं, कोई लिखा हुआ ऐसा नहीं है बच्चों। अब आप खुद देखना जरा, अब आप खुद देखना, सर इनकी सैलरी क्या होती है? इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, इसकी सैलरी हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। क्लियर है बातें? बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, इसकी सैलरी हाई कोर्ट के जज के बराबर, इसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं नहीं 280 नहीं होती बेटा, 250 होती है, 250, यहां 250 और यहां 225, याद रखना। हाँ अगर एजीआई होता, अगर सीजीआई होता तो 280 होती है, सीजीआई नहीं है, सिर्फ जज बोला मैंने, सीजीआई नहीं बोला बेटा। अगला देखिए, अब दोस्तों आप कहते हो गुरुजी पीडीएफ बताओ जरा, पीडीएफ पीडीएफ ये देखना जरा, टर्न ऑफ द ऑफिस नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में फिक्स नहीं है कब हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एक लाइन लिखी है बहुत प्यारी सी, वो क्या लिखा है, ये रिमूवल कैसे होगा,
राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। बताओ आप क्या कर लोगे फिर? राष्ट्रपति ही बना सकता है, राष्ट्रपति आपको हटा सकता है, तो क्या आप कुछ कर सकते हो? तो भाई पावरफुल भी है लेकिन कोई पावर भी नहीं है। ज्यादा उड़ने लगे तो राष्ट्रपति ने जब मन किया जब पर काट दिया हटो, और राष्ट्रपति वो करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं बच्चों। एज भी 65 ही होगी ना सर? हाँ, नहीं नहीं, एज का कोई यहाँ पे मामला नहीं बनता बेटा मनीषा, एज का कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए। अब दोस्तों ईमानदारी से बताओ, क्या ये पॉइंट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? इसकी ड्यूटी एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कर्तव्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं? अरे मैंने बताया भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है, ये लीगल एडवाइजर है, ये उस काम को करता है। देखो बच्चों, ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। भाई राष्ट्रपति ने भेजे, लो भाई साहब देखो जरा इस पे क्या मामला करना है, तब ये सलाह देगा अपनी। अगला, कानून रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं, मतलब ये उन कार्यों को भी देखता है जो राष्ट्रपति इसको भेज सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल ये देखो, नोट करके लिख लेना। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो भारत की सरकार से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, ये किसी भी न्यायालय में जा सकता है, ये किसी भी न्यायालय में जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको मुझसे पॉलिटी पढ़नी है तो दोस्तों मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। मैं बहुत जल्दी यूपीएससी का एक सेशन लेके आया करूंगा, दिन में एक बार, आप सभी के लिए। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये वो केस देखता है जो राष्ट्रपति से खुद देखते हैं। भाई साहब देखना जरा इस केस को। अगला देखिए, इसे देखो, क्या आर्टिकल 143 पढ़ना पड़ेगा आपको? हाँ नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट की तो बात ही नहीं करी यार यहाँ पे। मैंने बात की है कि ये सिर्फ इंडिया में कहीं जा सकता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट क्या इंडिया में है मनीष शर्मा? सर इंटरनेशनल कोर्ट तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के भी हैग में है, तो वहां नहीं जा सकता ये। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया की बताई, मीर दानिश सिर्फ इंडिया में बताया है मैंने आपको। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो उनकी तो पीडीएफ दिखाऊंगा ना आपको, तो मैं कब मना कर रहा हूं कि मैं आपको स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ाऊंगा? गुलशन भैया मैंने कब मना किया है? अगला देखो, क्या ये पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट एंड लिमिटेशन? सच बताना ईमानदारी से कि गुरुजी ये आपने पढ़ाया नहीं है, ये वाला ये पढ़ना पड़ेगा क्या आपको? ईमानदारी से बताना, राइट एंड लिमिटेशन क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? अरे लिखा क्या वैसे, पढ़ तो लो, पहले सुन तो लो। वोट देने का अधिकार के बिना, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं है, विदाउट द राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का राइट इसको नहीं है। उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक या संसद की किसी भी सम्मति में जाने की, बोलने की, भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है। और बच्चों ध्यान रखना, ये कोई कमेटी बन रही है, उस कमेटी का मेंबर भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन संसद का मेंबर नहीं होता है ये। टोटल आर्टिकल है बेटा 395 ओरिजिनल, और सब आर्टिकल 470 प्लस हो गए हैं। स्पीच भी दे सकता है, बैठ भी सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। अब ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म बच्चों। आगे देखो, अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति होता है, सुन लीजिएगा। भारत में एक होता है सोलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल। ये किसकी काम करते हैं बच्चों? ये मदद करते हैं किसकी? महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी की मदद करने के लिए दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम है सोलिसिटर और एक का नाम है अतिरिक्त सोलिसिटर। बात खत्म, बात खत्म। बेटा आर्टिकल नंबर 143 के तहत कोई भी किसी को सलाह दे सकता है, चाहे वो एजीआई हो चाहे वो आपका सीजीआई हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। भैया एडवोकेट जनरल किससे रिलेटेड है? सर स्टेट से। इनको कौन अपॉइंट करता है? बेटा अनिल रेलवे वाली किताब लेना, उसके लिए रेलवे वाली। तो दोस्तों इनको अपॉइंट कौन करता है? सर इनको अपॉइंट करते हैं राज्यपाल, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 165। देखो बस दोनों के आर्टिकल जरूर याद रखना, इन दोनों के आर्टिकल जरूर याद रखना बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन दोनों के आप आर्टिकल जरूर याद रख लेना, ये वाले। सर यहां तो आपने 65 बताया था आर्टिकल, यहां क्या आर्टिकल था? यहां आर्टिकल था 165। बच्चों एजीआई और एजी कंप्लीट है मेरी तरफ से, एजीआई और एजी कंप्लीट है मेरी तरफ से। अगर कोई अब आपसे सवाल पूछता तो बता दोगे ना? अगर कोई अब आपसे सवाल पूछता तो बता दोगे ना कि सर एजीआई पूछ लो क्या है और एजी पूछ लो क्या है? आप क्वेश्चन पूछो, हम सवाल बताएंगे।
अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है आज का देख लेते हैं, हमारी पीडीएफ क्या कहती है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक, चलो इसके बाद भी देखता हूं क्या है। अच्छा खत्म है, ओके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। कैग कल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे कैग पढ़ा देंगे, काहे परेशान हो रहे बाबू। अरे सर 60 या 76 सीजीआई के लिए है। वाह चौहान नीतीश, पहले तो बोलने की तमीज सीखो और तब क्लास में क्वेश्चन पूछो। अरे सर 60 या 76 सीजीआई के लिए है। इनका बोलने का लहजा देखो बच्चों। अरे सर 60 या 76। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो थोड़ा सा बेचारे भाई मेरे दोस्त थोड़ा लिमिट में रहो, ऐसे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम आपके बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई से इस तरीके से नहीं बोला जाता जैसे आप बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपके डाउट में क्लियर करता हूं। 60 और 76 दोनों के डाउट में क्लियर कर देता हूं। देखिए 7 में अगर मैं बात करता हूं, 60 में क्या दिया, अच्छा मैंने गलती से 65 बोल दिया, ओके 165 है बेटा वो। देखो 60 की अगर बात कर रहा हूं तो 60 में है ओथ, यानी कि शपथ। 60 में है शपथ, बात क्लियर होगी। और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों 76, तो 76 में है अपॉइंटमेंट किसका, एजीआई का। बात क्लियर होगी। और अगर बात करूं सर ये शपथ है किसकी, तो शपथ है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की। और कौन दिलाता है शपथ, बच्चे ध्यान रखना, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्लियर है बच्चों। कहां गया वो बच्चा जो बोल रहा था अरे सर, अब क्लियर है भाई, क्लियर होगी चीजें। ठीक है अब क्लियर। अब चलो ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन। बच्चों इलेक्शन कमीशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं दो चीजें आपको जरूर बताता हूं। सोविक दास बताइए आपका क्या क्वेश्चन है भैया, पहले मैं सुन ही लेता हूं आपके क्वेश्चन आज। सोविक दास आपका क्या क्वेश्चन है, बोलो भैया। गुड आफ्टरनून गौरी, गुड आफ्टरनून। सर जी कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल दे दो, हाँ दे दूंगा यार, परेशान काहे हो रहे हो, क्लास के बाद दूंगा, क्लास के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अब पहले पॉलिटी पढ़ाऊं या तो मैं स्टैटिक जीके पढ़ाना शुरू कर दूं, छोड़ दूं पॉलिटी, नहीं छोड़ दूं पॉलिटी, आप बताओ। नमस्ते भैया, आ जाओ जरा दोस्तों। तो आज आप लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, आज आप लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बताओ। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अरे ठीक है चौहान छोड़ो। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जरा बताओ तो। आप बताइएगा। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों, क्योंकि इसे आर्टिकल में मेंशन किया गया, और कब सर 324 से लेकर 329 तक आपके किसकी बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की। किसकी की गई है, इलेक्शन कमीशन की। यानी कि आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं तो पहली बार हमारे भारत में चुनाव हुए कब थे बच्चों, इंडिया में पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जो भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे, तो दोस्तों इसे बोलते हैं आम चुनाव, जो इस समय भारत में चल रहे हैं, जो कि आज भी भारत में चुनाव है। 7 चरण में होना, आज तीसरा चरण है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं तो दोस्तों हमारे भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए 1951, देन 1952, और कराए किसने, कराए बच्चों वो इलेक्शन कमीशन। यानी कि भारत में जो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत में पहली जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो 1951-52 में हुआ, ये तो सब जानते हो। करवाया किसने, इलेक्शन कमीशन। और उस समय जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम था सुकुमार सेन। उनका नाम था बच्चों, जो पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम था भैया, सुकुमार सेन उनका नाम था, जो पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो बच्चों याद रखना प्रेजेंट में है आपके राजीव कुमार। प्रेजेंट में कौन है आपके
राजीव कुमार जी हैं। प्रेजेंट में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। और पूछे सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले थे आपके सुकुमार सेन जी। बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्शन कमीशन क्या करता है, दोस्तों एक बात और देख लो, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश किया गया था। कब? 25 जनवरी 1950 को इसे स्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे भारत में 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। एक बच्चा कह रहा नहीं सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अरे भैया मैं गुस्सा नहीं होता हूं, और गुस्सा होने का फायदा क्या है, आपसे मैं क्यों गुस्सा होऊंगा बताओ। 25 जनवरी को हमारे भारत में वोटर डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को हमारे भारत में वोटर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये क्या काम करता है? पहले इस इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था। पहले इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन समय बदलता गया, और समय बदलने के बाद बच्चों मैं आपको बता दूं एक कमेटी बनी जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी। जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। इस दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों पर चुनाव आयोग को क्या कर दिया? आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है? मैंने आपसे कहा है, फिर से बता रहा हूं आपको, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 से 329 तक चर्चा की गई है। फिर से बता रहा हूं आपको, भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन 1950 51 52 में हुए थे। बात क्लियर? आम चुनाव की अगर मैं बात करता हूं, मेरी एक और क्लास जो 3 बजे होती है, ठीक है? आपको बता दूं इसे 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए भारत में 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। ठीक है प्रियंका, आप भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पहले जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था सुकुमार सेन। प्रेजेंट में जो है उनका नाम था राजीव कुमार। हमारे चुनाव आयोग में एक ही व्यक्ति हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। लेकिन बच्चों अब क्या हुआ? अब क्या हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना, चुनाव आयोग में 3 मेंबर हैं, और वो 3 मेंबर किस कमेटी के बाद बने? तो उस कमेटी का नाम था दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी। अब बच्चों मैं यहां आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। आप लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे नेशनल पार्टी वाला, यानी कि आपने पढ़ा होगा पहला पॉइंट नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी, ये नेशनल पार्टी क्या होती है जरा मुझे बताएंगे एक बार आप? नेशनल पार्टी क्या होती है? देखिए पार्टी 2 प्रकार की है, जैसे मान लो एक पार्टी मेरी एक आमिर की, लेकिन मेरी पार्टी नेशनल पार्टी है, इसकी पार्टी रूलर पार्टी है। अंतर क्या है? अंतर बताओ जरा एक बार। देखिए अगर मैं नेशनल पार्टी की बात करता हूं तो नेशनल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाता। ध्यान से सुनना, नेशनल पार्टी की अगर मैं बात करता हूं, सुकुमार सेन। बच्चों अगर आपसे पूछता हो कि नेशनल पार्टी अगर बात करें, देखिए नेशनल पार्टी जैसे मैंने कहा आपसे बीजेपी, कि क्या नेशनल पार्टी बीजेपी है? बोलो बच्चों यस या नो। बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, क्या ये नेशनल पार्टी है? तो आप कहोगे सर यस। देखिए इनका मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्टी का जो सिंबल होता है वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ये नेशनल पार्टी रूलर पार्टी है? आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, नेशनल पार्टी बनती कैसे ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखो, जो आपकी नेशनल पार्टी होती है इसका सिंबल किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। और असम में एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो बच्चों अगर ये नेशनल पार्टी होती तो चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी को नहीं दिया जाता। मतलब रूलर पार्टी का चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी को दिया जा सकता है, और नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी को
नहीं दिया जा सकता। कौन पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन पार्टी रीजनल पार्टी या रूरल पार्टी होगी, ये डिसीजन कौन करता है? ललित ये बताओ, ये कौन फाइनल डिसीजन करता है कि ये नेशनल पार्टी होगी, रूरल पार्टी होगी? ये डिसीजन किसका होता है? ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होता है। ये डिसीजन किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। आपकी जो वोटर लिस्ट होती है, आपकी जो वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट को कौन बनाता है? आपकी जो वोटर लिस्ट होती है, इसे कौन बनाता है? सर वोटर लिस्ट को भी इलेक्शन कमीशन बनाता है, ये भी ध्यान रखना। बात क्लियर होगी? अब जरा थोड़ी पीडीएफ देखो, थोड़ी पीडीएफ देखो बच्चों। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार अच्छे से दिख रहे हैं आपको? अगला देखिए, कार्यों का प्रबंध करने की अगर मैं बात करता हूं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर चुनाव ना होते, बच्चों एक बात बताओ, अगर चुनाव ना होते तो क्या मैं भारत को डेमोक्रेटिक सिस्टम कह सकता हूं? डेमोक्रेटिव कह सकता हूं भारत को? नहीं कहते यार। बीएसपी कैसी पार्टी है? बीएसपी नेशनल पार्टी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, आप अपनी मर्जी से चुनते हो, जिसको तुम्हारा मन कर रहा है आप उसको वोट दोगे। अगला देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इसमें कितने संसद सदस्य होते हैं, सदस्यों की शक्ति क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, और बच्चों क्वालिफिकेशन, सब चीज की चर्चा करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 15, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक। बात क्लियर? 324 से 329 तक। अगला देखो बच्चों, देखो मैंने आपको ये सारे पॉइंट एक पेज में सब कुछ बता देता हूं जितना पीडीएफ में लिखा होता है। ये देखो सब कुछ बताया नहीं बताया? 1 2 3 4 मैंने बताए थे नहीं बताया आपको? ये बताओ जरा। बताए तो यस लिखो, नहीं बताए तो नो लिखो। हाँ गुरुजी ये तो बताए थे तुमने, ये तो शुरू में सारे पॉइंट बता दिए। पहले एक मेंबर था 1950 में बना, 324 से 329 तक है। हाँ मैंने एक चीज नहीं बताई, पार्ट नंबर 15। मैंने बस एक चीज आपको नहीं बताई थी, पार्ट नंबर 15 ये नहीं बताई थी, है ना। अब जरा अगले पॉइंट पर आइए। तो बच्चों मैंने ये भी कहा था कि इसे 3 मेंबर इसमें कर दिए गए। पहले ये देखो, एक कमेटी बनी, स्थापना के समय इसमें एक सदस्य हुआ करता था। एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का मैंने नाम बताया था आपको, दिनेश गोस्वामी कमेटी। उस दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों पर इसे 3 मेंबर कर दिया गया, लेकिन 1 साल चल पाया। 1 साल के बाद फिर से 1 हो गए। देखो जरा, 16 अक्टूबर 1989 को त्रिसदस्यीय कर दिया गया, यानी कि 3 मेंबर हो गए, जिसमें एक हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 हो गए बच्चों अदर इलेक्शन कमीशन। बात समझ में आ गई बच्चों? 1990 में फिर से 1 से कह दे नहीं, 3 को 2 को हटाओ 1 करो। लेकिन दोस्तों इसके बाद 1993 में फिर से इसे 3 ही सदस्य कर दिया गया, और आज तक चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। आज तक पूरे भारत में चुनाव आयोग में 3 मेंबर हैं। अच्छा एक बात और बताओ, इनको अपॉइंट कौन करता है? अब तीनों को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री, इनको अपॉइंट कौन करता है? जरा बताएंगे आप। तो बच्चों तीनों को अपॉइंट करने का राइट राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बेटा देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लो। इसका वर्तमान स्वरूप क्या है? 3 मेंबर हो गए हैं, जिसमें ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी आपको करा चुका हूं कि गुरुजी आप तो पहले बता देते हो सारी चीजें। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 आपके अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं। और जैसा आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इन 2 व्यक्तियों ने रिजाइन कर दी, मतलब चुनाव शुरू होने से पहले इन दोनों ने रिजाइन कर दिया था, कह रहे नहीं अब हमें नहीं रहना है, और 2 व्यक्ति नए अपॉइंट किए गए थे। आ जाओ जरा बच्चों, आइएगा बच्चों। अब मैं लेके चलूंगा आपको डायरेक्ट इनके काम पर, इनके काम पर लेकर चलूंगा। भाई ये तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये भी हो गया। हाँ इनका टेन्योर देख लो, इनका कार्यकाल देख लो कितना होता है। अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूं बच्चों, कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। कार्यकाल होता है 6 साल या जो भी पहले हो जाए। इन दोनों को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। दोनों के नाम बताऊंगा, अभी वेट करो जरा, दोनों को ना अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है मेरे प्यारे साथियों। कुछ आर्टिकल आपके लिए देखना। आर्टिकल नंबर 324 क्या बोलता है? टोटल नेशनल 6 पार्टी है बेटा, 6 पार्टी। अब जरा ये देख लो, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? वो बोलता है भारत के निर्वाचन के संचालन हेतु चुनाव आयोग का गठन। भाई भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? 324।
फिर से बता दूं, 324 आर्टिकल में लिखा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, बात खत्म। 325 में क्या लिखा है वो देखो, 325 में लिखा है धर्म, लिंग, मूलवंश या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदार सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, आपकी एज 18 वर्ष नहीं है, आपकी एज 18 वर्ष नहीं है, और तुम कहने लगो मैं तो हिंदू हूं, मुझे वोटर लिस्ट में शामिल करो, क्या किया जा सकता है? शिवानी मौर्य, क्या किया जा सकता है? पूर्णिमा, वहां पे कानून की बात की गई है। देखिए आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी जन्म स्थान हो, वो 15 की बात है। लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां कह रहा है कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई लिंग हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारी एज 18 साल नहीं है तो तुम्हें शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, बात खत्म, सिंपल। आप ये नहीं कह सकते जी मेरा धर्म ये, मुझे कर लो, आप नहीं कर सकते, आप बात कर दो, भागो यहां से। 326 देखो बच्चों, 326 क्या कहता है? 326 कहता है कि भारत में हर एक उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है जिसकी एज 18 साल हो चुकी है। भाई 326 आर्टिकल ये बोलता है कि भारत में उस व्यक्ति को वोट डालने का राइट है जिसकी एज 18 साल पूरी हो चुकी है। सिंपल सा लॉजिक है। हमारे भारत देश में वोट डालने का राइट किसको प्राप्त है? उसको प्राप्त है जो 18 साल का हो चुका है। आपको राइट नहीं है, कभी आपको लग रहा हो कि गुरुजी मैं तो 12 साल का हूं, मैं वोट डाल दूंगा, नहीं डाल पाओगे। एज तो 18 साल होगी तभी वोट डाल पाओगे। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा हुआ था बच्चों 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। यहां पे क्या हुआ था? पहले एज हुआ करती थी 21 साल, उसे घटाकर 18 साल किया गया, याद रखना, ठीक है भैया। अगला देखो, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब सवाल आता है 327 आर्टिकल क्या है? 327 बच्चों, विधानमंडल क्या होता है मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं। विधानमंडल को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर यानी कि वो बात कर रहा है एमएलए की। एमएलए मतलब विधायक। एमएलए और एमएलसी के चुनाव के लिए विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सरकार को प्राप्त है। बच्चों क्या आप सारे बच्चे ये जानते हैं कि आपके राज्यों में एमएलए चुने जाते हैं, एमपी भी चुने जाते हैं? बात क्लियर है? चलो, एमएलसी भी चुने जाते हैं, एमएलसी भी चुने जाते हैं। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है 329 आर्टिकल क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित माना गया है। अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई मामला है तो बच्चों उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? वर्षा रानी, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? देखिए राष्ट्रपति का चुनाव तो कराता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अगर गड़बड़ी हो जाए तो वो राष्ट्रपति नहीं देखता, फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखता है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है भैया। चलो अगला पॉइंट, सर इसके काम क्या होते हैं? काम देखो, अगर काम की बात करते हो तो काम भैया मतदाता सूची करना तैयार होता है। दूसरी बात, पार्टियों को मान्यता देना होता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी रूलर पार्टी होगी। बच्चों एक जो इसका सबसे बड़ा काम होता है वो क्या काम होता है? सिंबल देना। किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी होगा, किसका पंजा होगा, किसका अनाज उगता हुआ किसान होगा, ये सारे काम जो होते हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के होते हैं। वोटर लिस्ट जो बनाता है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है। बच्चों आज की क्लास में इतनी रखूंगा। उसका कारण क्या है? और कारण ये है बच्चों, आज थोड़ी तबीयत का भी इशू चल रहा है, लेकिन आज मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये टॉपिक बच्चों मुझे आज पढ़ाना है। और जो 5+3+4 के रूप में डिवाइड कर दी गई है, ये मैं आज आपको YouTube पे पढ़ाने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम निकालकर आज 12 बजे रेलवे अड्डा पर आकर मेरी इस क्लास को देख लेना। रेलवे अड्डा पर आकर इस क्लास को देख लेना बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जिसके पास स्टैटिक जीके किताब ना हो वो स्टैटिक जीके किताब जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।